वैसे तो अरविंद केजरीवाल के केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। इस केस का केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। दोनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के एक मामले में ऐसी टिप्पणी कर दी कि अचानक दाऊद इब्राहिम का नाम आ गया और इसे सुनकर आज हर कोई चौंक गया। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की परमिशन दे दी जाए ताकि वोटर तक उनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जा सके। इसी पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि अच्छा, अगर ऐसे परमिशन दे दी जाए तो कल को दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार भी करेगा। यह टिप्पणी कर दी हाईकोर्ट ने कि भैया अगर अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के प्रचार करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो कल को दाऊद इब्राहिम भी करेगा, चुनाव लड़ेगा, कहेगा हमको भी करना है। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल के लिए याचिका लगाने वाला शख्स एक लॉ स्टूडेंट है और इसने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि गिरफ्तार नेताओं को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करने की परमिशन मिल सके। अरे भाई, अकेले चुनाव प्रचार ही क्यों? फिर तो जेल में बंद नेताओं को बाहर घूमने, रेस्टोरेंट में डिनर करने, हॉलिडे पर विदेश यात्रा पर जाने की भी पॉलिसी बना दो। अजीब बात चल रही है। इस याचिका में आगे क्या कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से वोटर को आम आदमी पार्टी की विचारधारा और योजनाओं के बारे में जानकारी देने का अधिकार कम हो गया है। तो सारा जो प्रचार है वो केजरीवाल ही कर पाते थे क्या? इसके अलावा राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित है। इस याचिका को देखकर कोई भी कह सकता है कि कौन इस तरह की मांग करता है। भाई, क्या इसे पता नहीं है कि केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को लेकर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं? खैर, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को देखकर याचिकाकर्ता की ऐसी क्लास लगाई कि सब देखते रह गए। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी जाए क्या? अगर ऐसा किया जाता है तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका एक प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के लिए लगाई गई है। याचिकाकर्ता से यह भी कहा गया कि यह मत सोचिए कि हम इसे नहीं समझते, आप हमसे कानून के विपरीत काम करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाएगी कोर्ट। इस पर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट है, इसलिए जुर्माना नहीं लगाया जाए। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि अगर वकील साहब याचिका लगाने वाले लॉ स्टूडेंट को कानून की शक्ति के बारे में सिखाएं तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यानी कोर्ट ने यह बता दिया कि एक लॉ स्टूडेंट को इस तरह के मामले में कानून की जानकारी नहीं। इससे पहले भी एक भाई साहब कोर्ट में केजरीवाल की बेल के लिए पहुंच गए थे। कोर्ट ने उन पर 75,000 का जुर्माना लगाकर बेल की याचिका रद्द कर दी थी। भले ही केजरीवाल इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इंडी गठबंधन के लिए प्रचार कर रही हैं। आज सुनीता केजरीवाल से मिलने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार के साथ ऐसी बात हो गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने ऐसी बात कह दी कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस तरह से किसी के सामने ऐसी बात कौन कहता है। सुनिए आप भी बयान। तो आज कन्हैया जी जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट भी हैं और आज वो भाभी से मिलने आए थे, चूँकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं तो इन्होंने अपना भी अनुभव शेयर किया उनसे, चूँकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं। ये कौन बताता है कि ये भी तिहाड़ में रहे हैं? लोग इसी पे कह रहे हैं कि तो मोह मोह हो गया। एक तरफ केजरीवाल के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया पिछले 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। यह तीसरी बार है जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले भी लोअर कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना किया है। इस बार सिसोदिया ने मुकदमे में देरी को आधार बनाकर जमानत मांगी थी, लेकिन उनका यह दांव कोर्ट में उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जो कमेंट्स किए हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत इस स्तर पर आरोपी यानी मनीष सिसोदिया को रेगुलर या अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई इस केस की कार्रवाई में देरी कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तथाकथित देरी का कारण ईडी नहीं बल्कि सिसोदिया हैं। यह देरी सिसोदिया के कारण हो रही है।
दरअसल ईडी सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया शराब घोटाले केस में जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे केस में देरी हो रही। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया और दूसरे आरोपियों ने इस केस में देरी लाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई, जिनमें से कई एप्लीकेशन झूठी हैं। दरअसल कोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट का टाइम खराब होता है और इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है। और अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि देरी सिसोदिया की वजह से हो रही है। तब तो सवाल उठेंगे कि क्या सिसोदिया खुद चाहते हैं कि देरी हो ताकि उन्हें बेल मिले, या वो जानते हैं कि भाई उनको अगर मामला कोर्ट में चला गया, सुनवाई शुरू हो गई तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसलिए देरी कर रहे हैं। कई सवाल हैं। आज मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि परिवार में पत्नी की देखभाल के लिए उनके अलावा कोई नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि सिसोदिया का एक बेटा है जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड भी देखे, जिन्हें देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित रही हैं और उनका जरूरी इलाज चल रहा है, इसलिए सिसोदिया को जमानत देने की कोई तत्काल जरूरत नहीं। इस तरह सिसोदिया की कोर्ट में केस में देरी और पत्नी की सेहत वाली दोनों दलीलें काम नहीं आ पाई। यानी एक बार फिर झटके पर झटका। पाठशाला में अब अगली क्लास। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस किसे उतारेगी, क्या खबर आ रही है? कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता मंच से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहा है? भाई, मोदी योगी की जोड़ी बंगाल में गजब का खेला कर रही है। यानी चुनाव की हर बड़ी खबर का कंप्लीट चैप्टर। कभी गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट इस बार कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बनती दिख रही है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन अब तक खत्म नहीं हो पाया है। यह कंफ्यूजन तब चल रहा है जब अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बस 3 मई है, यानी 2 दिन बचे हैं और 20 मई को वोटिंग होनी है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख सामने खड़ी है और कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली, जो गढ़ है गांधी परिवार का, सो कॉल्ड गढ़, क्योंकि अमेठी तो हार गए और रायबरेली अभी गढ़ है, वहां ये लोग कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे। बस सुनने में यही आ रहा है कि राहुल आ रहे हैं, बस आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, बस अब आ ही गए, राहुल लड़ने वाले हैं। सुन ही रहे हैं, कब घोषणा होगी, कब होगा पता नहीं। राहुल ही नहीं, प्रियंका वाड्रा के लिए भी यही सब सुनने को मिल रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका भी न तो रायबरेली से चुनाव लड़ने का तय कर पा रही हैं, ना ही अमेठी से। हालांकि अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में अमेठी और रायबरेली के पर कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। सुनिए कांग्रेस के कंफ्यूजन पर जयराम रमेश ने क्या कहा है, फिर आपको अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस के कंफ्यूजन की पूरी टाइमलाइन दिखाऊंगा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करें। हालांकि अमेठी और रायबरेली सीट पर चल रही अटकलों के बीच आज सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंचे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मिले आदेश के बाद किशोरी लाल शर्मा अमेठी गए, जहां उन्होंने गौरीगंज के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुलाकात और बैठकों के दौर के बीच कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। दीपक सिंह ने अमेठी सीट से राहुल गांधी का नॉमिनेशन होने के संकेत दिए। दीपक सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा अमेठी से राहुल या प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों पर स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। पूरी अमेठी इंतजार कर रही है और जो अमेठी इंतजार कर रही है पूरी अमेठी को, और मुझे खुद भरोसा है वही नामांकन करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। जिसका पूरी अमेठी इंतजार कर रही है, भाजपाई से लेकर सपाई तक, कांग्रेसी से लेकर हर वर्ग के, चाहे शिक्षक हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, भाजपा सरकार से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे भाजपा में क्यों हो, सब के सब गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं। हम सब गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के लिए? भाई, अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस कितने भयंकर कंफ्यूजन में है, इसके लिए कांग्रेस के कंफ्यूजन की टाइमलाइन को समझना चाहिए। 21 फरवरी को लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस की घोषणा हुई। इसमें अमेठी और रायबरेली समेत यूपी की 17 सीटें कांग्रेस को मिल गई। 10 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यूपी की सीटों पर चर्चा हुई।
इसमें अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रस्ताव तैयार हुआ। 27 मार्च को सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि राज्य कमेटी ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास किया। यह मार्च में हो गया। उसके बाद 27 अप्रैल को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग के बाद एक बार फिर सीईसी की बैठक में यूपी के नेताओं ने अमेठी रायबरेली सीट से राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की मांग को दोहराया। इसके बाद कहा गया कि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल और प्रियंका से चर्चा के बाद कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस बात को भी कई दिन गुजर चुके हैं, अब तक भी अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष का कंफ्यूजन ही दूर नहीं हो पा रहा। 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन में। बॉस, बात सिर्फ नॉमिनेशन में देरी की नहीं है, बात मैसेजिंग की भी। आपका कार्यकर्ता जो नीचे खड़ा है वो क्या सोच रहा है कि मेरे नेताओं में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने सो कॉल्ड गढ़ में लड़ पाए, तो हम क्या यूपी में लड़ेंगे। अब खबर है कि बीजेपी रायबरेली सीट से जल्दी ही कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि ये किसको उतारते हैं तो हम भी उसी हिसाब से उतारें। बीजेपी की खेमे से जिन्हें टिकट मिलने की चर्चा है उनमें रायबरेली सदर सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह का भी नाम चल रहा है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का नाम चल रहा है। पिछली बार रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे का भी नाम लिस्ट में। यह भी हो सकता है कि बीजेपी रायबरेली में कोई और बड़ा सरप्राइज भी दे दे। पीएम मोदी और सीएम योगी की सुपरहिट जोड़ी यूपी में पहले और दूसरे चरण का मामला पूरी तरह सेट कर चुकी है और तीसरे चरण में भी बीजेपी का माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्लान तैयार है। 4 मई को पीएम मोदी यूपी के कानपुर में रोड शो करने वाले हैं। 5 मई को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। अयोध्या में पीएम मोदी रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। 5 मई को ही पीएम मोदी सीतापुर में चुनावी रैली करेंगे, जिसमें वो खीरी, धौरहरा और सीतापुर सीट के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। खबर तो यह भी है, हालांकि अभी ये पुख्ता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि पीएम मोदी 12 या 13 मई को हो सकता है वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल कर दें और उससे पहले वाराणसी में उनका रोड शो भी होगा। वाराणसी सीट 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 7 मई से 14 मई के बीच नॉमिनेशन होना है।